सो माय सीए और सीएम इंटर स्टूडेंट्स, देखो आपको पता है हमारे 30 डेज का चैलेंज चल रहा है जिसमें आप करने वाले हैं मोर देन 350 क्वेश्चंस कवर फॉर डीटी एंड आईटीटी। ठीक है, सो अब मैं आपको करवाने वाली हूँ आज हमारे थर्ड डे पर क्वेश्चन आपको करवाऊंगी ग्रॉस सैलरी का, जिसमें बहुत सारे इंपॉर्टेंट प्रोविजंस यहाँ पर कवर होंगे। अब बात आती है कि अगर आपने पहले वाले 2 डेज के जो सेशन है वो मिस कर दिए, सो डो नॉट वरी, इस सेशन की डिस्क्रिप्शन में जाओ, दोनों डेज का मैंने अपलोड कर दिया। दोनों डेज पर हमने इनकम फ्रॉम सैलरी के क्वेश्चन किए थे। अब एक बात, जो स्टूडेंट यहाँ पर नया है, मैम भी क्वेश्चंस की फाइल्स आज मिली थी, तो स्टूडेंट्स नीचे देखो प्ले स्टोर की मेरी ऐप का नाम आ रहा है आयुषी बंसल क्लासेस। अभी के अभी वहाँ पर जाकर फ्री स्टडी मटेरियल के सेक्शन से इस फाइल को डाउनलोड कर लेना है। ठीक है, चलो नाउ लेट्स स्टार्ट इट। फ्रॉम द फॉलोइंग डिटेल्स फाइंड आउट द सैलरी चार्जेबल टू टैक्स फॉर द असेसमेंट ईयर 24-25। अच्छा जी, उससे इम्पॉर्टेंट एक बात पहले, वो क्या है, आपके मैसेजेस आ रहे थे, ठीक है, कि मैम ये सैलरी कभी तो बेसिक डीपीडी कमीशन बन जाती है, कभी बीडीपीएसीएम, मतलब अलग अलग प्रोविजन के लिए अलग अलग सैलरी लेनी, एग्जाम में कैसे याद करेंगे। तो इस सेशन में आपको मिलने वाला है मेरी तरफ से गिफ्ट, एक ऐसा चार्ट आपको करवाऊंगी जहाँ से आपको समझ आ जाएगा कि कौन से प्रोविजन के लिए कौन सी सैलरी आपको लेनी है। ठीक है, नाउ लेट्स डू इट। क्या बोला हमने, सैलरी निकाल ली है कि टैक्सेबल सैलरी असेसमेंट ईयर 24-25 के लिए अज्यूम कर लो कि जो असेसी है उसने क्या किया, उसने शिफ्ट आउट कर दिया ऑप्शन डिफॉल्ट टैक्स रिजाइन का। मतलब क्या हुआ कि भाई वो ओल्ड सिस्टम में ही सैलरी टैक्सेबल करवा रहा है, इसका मतलब वो बहुत सारे अलाउंसेस क्लेम करने वाला है। मिस्टर एक्स एक रेगुलर एम्प्लॉय है रामायण कंपनी का गुड़गांव में। ही वॉज अपॉइंटेड ऑन 1 जनवरी 2023। वो अपॉइंट हुआ है 1 जनवरी 2023 को इन द स्केल ऑफ 20,000, 1,000, 30,000। मैम एक तो ये क्या है ना, ये नहीं समझ आता 20,000, 1,000, 30,000 इसका क्या मतलब होता है। आइए देखते हैं कि इसका एक्चुअल मतलब क्या है। देखो स्टूडेंट्स, क्या बोला जाता है कंपनी में, क्या कहीं पर भी अगर कहीं भी कोई पर्सन जॉब करता है उसको हम बोलते हैं कि हर साल के आपके 1,000 रुपये हम बढ़ा देंगे। अब ऐसे हजार करते करते कहाँ तक पहुंच जाए, तो कंपनीज आजकल क्या करती है पहले ही बता देती हैं कि देखो जैसे आपने 1 जनवरी 2023 को एक्स को बोला, आपने ज्वाइन करा, आपकी स्टार्टिंग सैलरी आ गई, एक्स को बोला 20,000 रुपये, हर साल आपके हम 1,000 रुपये बढ़ा देंगे। यानी जैसे 20,000 रुपये है तो 1 जनवरी 2024 को उसकी सैलरी 1,000 रुपये बढ़ के 21,000 हो जाएगी। ऐसे ही 1 जनवरी 25 को 22,000, बढ़ते बढ़ते जब तक 30,000 नहीं होते उसके हर साल 1,000 रुपये बढ़ेगी। ठीक है, अब बात आती है हमारे क्वेश्चन से इस पॉइंट का क्या लेना देना है। उसने कहा क्वेश्चन हमें फाइंड आउट करना है असेसमेंट ईयर 24-25 के लिए। सो कह रहा है राइट एंड फेयर कि इसका मतलब प्रीवियस ईयर 2023-24 कब से स्टार्ट होता है ये, जल्दी बोलो, 1 अप्रैल 2023 से 31 मार्च 2024। उसकी सैलरी स्टूडेंट 1 जनवरी 2023 को 20,000 रुपये, यानी अप्रैल से लेकर दिसंबर तक 20,000 रह रही है, क्योंकि जनवरी से लेकर मार्च तक का तो हमें कंसिडर नहीं करना, हमें तो असेसमेंट ईयर 24-25 यानी प्रीवियस ईयर 23-24 चाहिए। तो यहाँ पर हम क्या मैं लिख दूँ कि उसकी बेसिक सैलरी 20,000 रुपये रही अप्रैल से लेकर दिसंबर तक, यानी अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, 9 मंथ्स के लिए। फिर 1 जनवरी 2024 को उसकी सैलरी बढ़ गई 1,000 रुपये, 21,000। जनवरी, फरवरी, मार्च 21,000 रुपये सैलरी रही 3 महीने के। ये है उसकी बेसिक सैलरी। निकालो स्टूडेंट्स कितनी है, 20,000 इंटू 9, ठीक है, 1,80,000 रुपये, 1,80,000 प्लस 21,000 इंटू 3, 63,000, यानी 1,80,000 प्लस 63,000, 2,43,000। ये उसकी सैलरी है। जहाँ पे भी हमें देख रहा है कि इसकी बेसिक सैलरी कितनी है, तो दैट इज 2,43,000 रुपीज। उसको डीए मिल रहा है 10% का, एंड बोनस उसको मिल रहा है इक्वल टू 1 मंथ पे बेस्ड ऑन सैलरी ऑफ मार्च एवरी ईयर। उन्होंने कहा कि देखो हम आपको एक तो 10% का डीए दे रहे हैं, डीए यानी डीएनएस अलाउंस दे रहे हैं, और साथ के साथ में बोनस देंगे 1 महीने। देखो बोनस कितना मिल रहा है उसको, इक्वल टू 1 मंथ पे बेस्ड ऑन सैलरी ऑफ मार्च एवरी ईयर। जितनी भी मार्च में सैलरी होती है ना, वो पूरी सैलरी उसको बोनस के रूप में भी मिलेगी। मार्च में कितनी सैलरी थी, 21,000, यानी उसको बोनस भी मिल गया 21,000 का। तो यानी अब तक उसको क्या क्या मिला, उसके पास
अगर हम क्वेश्चन करते हैं पर्टिकुलर, ऊपर लिख लोगे कंप्यूटेशन ऑफ, जो भी उसने पूछा होगा अब देखो क्या दिया। उसने कहा हमें कंप्यूट करना है, अरे computation of salary chargeable to tax. So we can write out that the computation of gross salary or computation of taxable salary. ठीक है, for Mr. X for assessment year 24-25. मैं ये सब नहीं लिख रही, ये सब बेसिक लिख लेना। नेक्स्ट, बेसिक सैलरी कितनी निकाली थी अभी हमने? बेसिक सैलरी 2,43,000 रुपीज, इतना ही करवाया मैंने आपको। ठीक है, फिर बोला उसको डीए मिलता है। डीए कितना कहा था मैं इसमें? मैम उसने डीए बोला था 10% ऑफ सैलरी, यही कहा था उसने। ये रहा 10% उसको डीए मिल रहा है। सैलरी 2,43,000 यानी उसका डीए बन गया दोस्तों 24,300। 10% ऑफ सैलरी, आई कैन राइट 24,300। नेक्स्ट आता है बोनस। बोनस इज पेबल एट, एक महीने की मार्च वाली सैलरी उसको बोनस भी मिल जाती है। कितनी थी? 21,000 रुपीज। यहाँ तक समझ आया? उसके बाद बात आई ही कॉन्ट्रीब्यूट 15% ऑफ हिज पे एंड डीए टुवर्ड्स हिज आरपीएफ। वो अपना एम्प्लॉय के बारे में बात करिए, एम्प्लॉय का नहीं। अभी एम्प्लॉय जो है अपनी पे और डीए का 15% आरपीएफ में कॉन्ट्रीब्यूट करता है। तो अगर मैं यहाँ पर लिखूँ कि इसका कॉन्ट्रीब्यूशन कितना है आरपीएफ में, कॉन्ट्रीब्यूशन टू आरपीएफ, क्योंकि वो टैक्सेबल नहीं होता, याद है ना, उसका खुद का जो कॉन्ट्रीब्यूशन आ रहा है वो टैक्सेबल नहीं होता है। फैक्टर सेक्शन 80C की डिडक्शन होती है। तो कॉन्ट्रीब्यूशन टू आरपीएफ कितना कॉन्ट्रीब्यूट कर रहा है? 15%। किसका? 2,43,000 उसकी पे प्लस 24,300 उसके डीए। निकाला कितना आएंगे? मल्टीप्लाई बाय 15%, 40095 इतना आना। अब उसने कहा कि देखिए ये जो 40095 का अमाउंट है ना, ये वो खुद भी कर रहा है और साथ ही साथ में ये जो 40095 है, आइए दिखाती मैं आपको। ये स्टूडेंट्स लेट्स सी, वो कह रहा है कि भाई देखो, एक तो वो खुद से अमाउंट करता है और साथ ही साथ में, और स्टूडेंट उसने यहाँ पर बोल दिया कि देखो भाई इतना ही अमाउंट जो है वो क्या कर रहा है। अभी मैं आपको नीचे क्वेश्चन से दिखाऊंगी, पहले से इस पे अच्छे से फोकस कर लो, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एंड द कंपनी कॉन्ट्रीब्यूट द सेम अमाउंट, कंपनी भी जो है वो सेम अमाउंट कॉन्ट्रीब्यूट करी, यानी कंपनी भी जो है अगर हम बोले तो 40095 का अमाउंट कॉन्ट्रीब्यूट करी। अब बात आई एम्प्लॉयर के केस में वो कितना कॉन्ट्रीब्यूट कर सकता है? कितना बोला था मैंने आपको? मैम वो जो है ना, एम्प्लॉयर जो है 12% तक कॉन्ट्रीब्यूट कर सकता है, उससे ज़्यादा नहीं। कितना? 12%। उसने कितना कर दिया? 15%। ठीक, तो स्टूडेंट 40095 अगर 15% की वैल्यू है तो उसने 3% जो है एक्स्ट्रा करा, उस 3% को यहाँ पे निकाल लेते हैं। निकालिए 40095 डिवाइडेड बाय 15 मल्टीप्लाई बाय 3, इट्स 8019, 8,019 रुपये। ठीक है, सो 8019 यहाँ पर उसके लिए टैक्सेबल अमाउंट है। फिर बात आई डीए फॉर्म्स पार्ट ऑफ पे फॉर रिटायरमेंट बेनिफिट्स। क्लियरली लिखा है डीए जो है ना वो रिटायरमेंट बेनिफिट्स का पार्ट है ना, क्योंकि डीए रिटायरमेंट बेनिफिट्स का पार्ट है इसीलिए मैंने इसको आरपीएफ में कंट्रीब्यूट कर दिया। यानी सैलरी के केस में मैंने लिया कि भी हाँ सैलरी और डीए इन टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट है, तो मिलाकर 12% का उसको देखना है। याद है ना? ये ही इज प्रोवाइडेड फ्री हाउसिंग फैसिलिटी, यानी उसको रेंट फ्री अकोमोडेशन मिल रहा है, विच हैज बीन टेकन ऑन रेंट बाय द कंपनी एट 10,000 पर मंथ। कंपनी ने क्या किया स्टूडेंट्स? कंपनी ने इस रेंट फ्री अकोमोडेशन को क्या किया है? वो एम्प्लॉय को दे रहा है, लेकिन उसने खुद ने भी इस अकोमोडेशन को किसी से लिया है। अब ऐसे केसेस में मैंने आपको कल क्या करवाया था जब हमने क्वेश्चन करा था कि रेंट फ्री अकोमोडेशन के केस में अगर उसने खुद से ये घर पहले किसी से लिया है, उसका खुद का होता है, तो हमको देख लेते कि कहाँ रह रहा है। अगर रह रहा है वो कहीं पर बहुत ही जहाँ पे 25 लाख से ज़्यादा की पॉपुलेशन है तो 15% देख लिया था हमने। ठीक है ना? फिर स्टूडेंट्स हमने बात करी थी कि अगर वो किसी से इस घर को रेंट पे दे रहा है तो या तो सैलरी का 15% और या फिर हायर चार्जेस पे बाय एम्प्लॉयर व्हिच एवर इज लोअर। अब चलो बात आती है कि इस पर्पस के लिए हमें क्या देखना है रेंट फ्री अकोमोडेशन के केस में। चलो और देखते हैं, हमने निकाला है कि कितना अमाउंट टैक्सेबल होगा लोअर ऑफ द फॉलोइंग। ठीक है, फर्स्ट 15% ऑफ सैलरी या फिर उसने जितना भी अमाउंट एम्प्लॉयर जो है जिससे उसने घर रेंट पे लिया उसको पे आउट कर रहा है, यानी 10,000 पर मंथ पे वो पे कर रहा है। आइए देखते हैं
10,000 रुपये महीना पूरे साल के लिए लिया तो 1,20,000। अब बताइए भाई ये सैलरी कितनी लेनी है। मैंने क्या बताया था, परक्यूजर्स के केस में BDBACM देखते हैं, मतलब बेसिक सैलरी। देन क्या बोला था स्टूडेंट्स, हमने जल्दी से बता दो, DNS अलाउंस, बोनस, फिर क्या बोला था मैंने आपको, जितने भी टैक्सेबल अलाउंसेस है वो सब देखना है। अच्छा, DNS अलाउंस सिर्फ टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट वाला देखना है, ध्यान रखना है, यस ये तो दिया वही वो है। फिर जितनी भी कमीशन है ऑल टाइप की, चाहे वो फिक्स है या फिर टर्नओवर का परसेंटेज है, कुछ भी, और M मतलब जितने भी अदर मॉनेटरी बेनिफिट्स हैं। बट हाँ, इस वाले परक्यूजर्स को या किसी भी पर्क को छोड़कर जितने मॉनेटरी बेनिफिट उसको मिल रहे हैं, अब हम देखते हैं कि उसको कितना मॉनेटरी बेनिफिट मिल रहा है। पहला तो BDBACM देखना है, ठीक है अदर स्टूडेंट। सो B कितना है, दैट इज बेसिक सैलरी, उसकी बेसिक सैलरी है 2,43,000। D यानी DNS अलाउंस इन टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट की है 24,300। फिर बात आई B, बोनस, उसको कुछ बोनस मिलना है, ना मिला है, 21,000 रुपये का बोनस भी ले रहा है वो। ए मतलब होता है बाकी सारे अलाउंसेस अभी देखते हैं, कोई और अलाउंस तो नहीं मिल रहा। C, कमीशन मिला है क्या, चाहे सी दो जैसी भी हो, दोनों नहीं है, नहीं कमीशन तो नहीं है। N मतलब बाकी उसको जो भी मॉनेटरी बेनिफिट्स मिलेंगे, तो अब इसको हम देख लेंगे नीचे नीचे जैसे हमें मिलेंगे। अब उसने एक परचेज दिया है कि उसको फैसिलिटी दी गई है लैपटॉप की, विच इज कॉस्टिंग ₹50,000। उसको ये बोला कि भाई तुम लैपटॉप रख लो, 50,000 रुपये का दे नहीं दिया, उसको कहा फैसिलिटी दे रही है मतलब यू कैन यूज इट आउट। अब स्टूडेंट्स, मैंने आपको लैपटॉप के केस में क्या करवाया था कि अगर कोई भी पर्सन है उसको ये बोल के उसको रखने के लिए नहीं दिया दोस्तों, उसको कहा यू कैन यूज इट, तो क्या वो टैक्सेबल पर्क था? आपको ऑफिस से लैपटॉप मिल जाता है कई बार, इवन इन द आर्टिकल शिप वो कह रहे चलो भाई लैपटॉप ले लो, तुम घर पे काम कर लेना, तो इट इज नॉट अ टैक्सेबल पर्क, ठीक है। फैसिलिटी ऑफ यूज ऑफ लैपटॉप इज नॉट अ टैक्सेबल पर्क। नेक्स्ट बात आती है हमारे पास RS पे, मैंने अभी होल्ड पर रखा कि और देख लेंगे कोई अनाउंस पर तो नहीं है, हाँ तो ये देखना ही नहीं, इट्स अ पर्क नॉट अ अनाउंस, ठीक है। उसने आपको डायरेक्टली लैपटॉप दिया तो ये पर्क है, लैपटॉप के रूप में नहीं दिए। Company reimbursed the medical treatment bill of his brother of ₹25,000 who is dependent on it. कंपनी में 25,000 रुपये रीइम्बर्स करे। अब मेडिकल के केस में क्या होता था स्टूडेंट्स पे, या तो उसका खुद का हो, एम्प्लॉयर का हॉस्पिटल हो, गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज हो, पैसा रीइम्बर्स कर रहा है, उस केस में दैट इज कम्प्लीटली टैक्सेबल, ठीक है। 25,000 आ गया, कम्प्लीटली टैक्सेबल आ गया। चलो उसके बाद देखते हैं स्टूडेंट्स हमारे पास नेक्स्ट पॉइंट क्या गिवन है। मंथली सैलरी ऑफ 1,000 रुपीज ऑफ अ हाउस कीपर इज रीइंबर्स्ड बाय द कंपनी। अगेन पहले भी ऐसा क्वेश्चन मैंने आपको कल की क्लास में करवाया कि 1,000 रुपये अगर वो दे रहा है महीने की, यानी 12,000 हो गए, क्या उसने कहा था कि आप इस अमाउंट को मतलब एम्प्लॉय ने रख कर दिया? नहीं, तो ये एक्चुअली में जो ऑब्लिगेशन था वो एम्प्लॉय का था, तो एम्प्लॉयर को ऑब्लिगेशन नहीं था, यार इसको एक्स्ट्रा बेनिफिट मिल रहा है, तो ये 12,000 रुपये जो है वो उसके लिए टैक्सेबल है। ये क्लियर है स्टूडेंट्स यहाँ तक? आपको जल्दी से बताओ, ठीक है। सो जो भी सैलरी रीइंबर्स करी दैट इज टैक्सेबल। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं क्या है। गिफ्ट वाउचर ऑफ ₹10,000 ऑन द ओकेजन ऑफ हिज मैरिज एनिवर्सरी। सेक्शन 56 सबसेक्शन 2 क्लॉज नंबर 10 लिखा था मैरिज की केस में, मैरिज एनिवर्सरी के केस में। तो स्टूडेंट्स अब यहाँ पर दो व्यू है, 5,000 रुपये से ज़्यादा का अमाउंट दे रहा है, वो गिफ्ट दे रहा है, तो वो फुली टैक्सेबल होगा, या फिर आप एक ऑल्टरनेटिव व्यू ये भी चल सकते हो कि भाई सिर्फ ऊपर वाला टैक्सेबल कर दो 5,000, ठीक है। हमने क्या किया है, एंड गिवन इन द स्टडी मटेरियल मैंने पूरा का पूरा टैक्सेबल लगा दिया है। साथ में आप लिखोगे एग्जाम में कि C नोट नंबर जो भी आपका वहाँ बनेगा भैया, कि एक ऑल्टरनेटिव व्यू भी हम वहाँ पर ले सकते थे, और हम सिर्फ जो उसका एक्सेस अमाउंट है 5,000 से ऊपर वाला अमाउंट है, हम सिर्फ उसको टैक्स लगा सकते थे। अब बात आ गई क्या और कुछ गिवन है यहाँ पर, अरे देखते हैं। और उसने कहा उसको कन्वेंस अनाउंस दे गए हैं 1,000 rupees per month is given by the company towards actual reimbursement of conveyance spent on official duty। कन्वेंस अनाउंस दिया 1,000 रुपये महीने का, और उसने कह दिया कि भाई देखो ये एक्चुअली में सारा अमाउंट लग गया, मतलब वी कैन नॉट से कि वो घर के लिए भी ले रहा है उसको या नहीं, तो इट इज़ कम्प्लीटली फॉर द ऑफिशियल पर्पज। भाई कम्प्लीटली ऑफिशियल पर्पज है, तो एम्प्लॉय को बचे क्या बेनिफिट, क्या हुआ, कुछ नहीं था। तो कन्वेंस अलाउंस के केस में मैंने आपको पढ़ाया था, अगर वो कम्प्लीटली ऑफिशियल पर्पज के लिए है तो जो भी रीइंबर्समेंट आ रही है दैट इज टोटली एग्जाम। मैंने सब कुछ इसीलिए नोट्स में लिख दिया, याद रखिए, क्लियर। मैम आपने रेड फील्ड अकोमोडेशन के केस में पढ़ाया था कि हमने अलाउंस लेते हैं, तो ये वाला लिखते हैं कन्वेंस अलाउंस, अलाउंसेज यानी टैक्सेबल अलाउंसेज। क्या इस पर आप टैक्स लगा रहे हो? नहीं, तो ये वाला अलाउंस यहाँ पर
नहीं। ओके, चलो नेक्स्ट बात आती है, ही इज प्रोवाइडेड पर्सनल एक्सीडेंट पॉलिसी फॉर विच द प्रीमियम ऑफ 5,000 इज पे बाय द कंपनी। उसने क्या किया स्टूडेंट्स, 5,000 रुपये की एक उसकी पर्सनल प्रीमियम एक्सीडेंट पॉलिसी थी जो कि कंपनी उसको दे रही है, ठीक है। अब यहाँ पर मैंने आपको क्या बताया था स्टूडेंट, जो भी प्रीमियम पे होता है, कंपनी जो भी प्रीमियम पे करती है फॉर द पर्सनल एक्सीडेंट पॉलिसी, उस पर टैक्स कभी भी नहीं लगता। क्यों? कंपनीज को भी लगता है कि हो सकता है काम करते टाइम उसको कुछ दिक्कत आए या कुछ है, तो इसके लिए वो कवर लेकर चलते हैं, ठीक है, इंश्योरेंस करवा के चलते हैं। उसको टेलीफोन अलाउंस मिल रहा है 500 रुपये पर मंथ का। मैम आपने तो कहा था पिछले वाले लेक्चर में, जितना मर्जी बात कर ले स्टूडेंट्स, हमने कहा था उसके घर पे फ़ोन लगवा कर दिया था। हाँ, ये टेलीफोन अलाउंस दे रहे हैं, यानी उसको फैसिलिटी नहीं दे रहे मोबाइल उसके टेलीफोन की, उसको अमाउंट देंगे, उसको पैसा पकड़ा रहे हाथ में, तो इन दैट केस दैट इज कम्प्लीटली टैक्सेबल, तो 6,000 रुपये टैक्सेबल हो जाएंगे। अब ये टैक्सेबल अलाउंस है जो कि रेंट फ्री अकोमोडेशन में ऐड होगा, यानी 6,000 रुपये का। क्लियर? तो अब देख लो, रेंट फ्री अकोमोडेशन के केस में कितनी सैलरी बनेगी, 2,43,000 प्लस 24,300 प्लस 21,000 प्लस 6,000, 2,94,300। इसका 15%, इट कम्स टू 44,145। तो 44,145 और 1,20,000 whichever is lower, 44,145। तो किस पे स्टूडेंट्स यहाँ पर अब टैक्स लगेगा, 44,145, ठीक है। साथ ही साथ जो अमाउंट्स मैंने आपको लिखाए थे वो भी हम यहाँ पे लिख लेंगे कि अगर सैलरी रीइंबर्स करवा रहे हैं या वो सब, ठीक है। तो इसी के साथ क्वेश्चन कवर होता है। इसको टोटल करके देखो, इट कम्स टू 3,93,464। फिर बात आती है, हमने निकाली है टैक्सेबल सैलरी। जितनी भी सैलरी होती है हर एम्प्लॉय को कौन सी स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलती है, सेक्शन 16 क्लॉज नंबर 1A की, विच इज 50,000। तो माइनस 50,000 हो गया, 3,43,464। अब मेरी बात सुनिए, क्या गलती करते हो, क्वेश्चन कर दिया, ये ग्रॉस सैलरी है स्टूडेंट, ग्रॉस सैलरी में से सिर्फ सेक्शन 16 की डिडक्शन दे दी, फिर बनी सैलरी इनकम चार्जेबल विद टैक्स, ठीक है। तो लिखने के तरीके में बहुत ज़्यादा फर्क आता है, प्लीज़ उसको गलत बिल्कुल मत लिख देना। अब स्टूडेंट्स एक बात का अच्छे से ध्यान रखना, अगर टेलीफोन वाले केस में, ठीक है, ये क्वेश्चन तो कवर हो गया हमारा, टेलीफोन के केस में अगर वो एज अ पर्क मिलता है, ठीक है, कि एम्प्लॉयर ने लगवा कर दिया है, फिर वो इसका बिल दे रहा है या बाद में उसकी रीइंबर्समेंट कर रहा है बिल की, वो एग्जाम्पल है। लेकिन अगर स्टूडेंट टेलीफोन अलाउंस दिया जा रहा है अलग से, सो दैट इज कम्प्लीटली टैक्सेबल, ठीक है। इस बात को ध्यान रखना क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कई बार क्वेश्चन में एक ही क्वेश्चन है, दोनों भी पूछ लेते हैं। ओके, अब बात आती है भाई सबसे ज़्यादा ज़रूरी कि ये सैलरी का मतलब क्या है। कभी सैलरी का मतलब कुछ आ जाता है, कभी सैलरी का मतलब कुछ आ जाता है, कभी कहते हैं कि सैलरी मतलब हो गया बेसिक DPD है। अब इसको कैसे याद करें, तो आपको एक चार्ट बनवा रही हूँ, मेरे साथ साथ ना वो चार्ट बनाते हो, ठीक है, और लिख लो यहाँ पर सैलरी, बस इसी चार्ट में सब कुछ कवर हो जाएगा, ठीक है। और इसके अलावा आपको तो कोई भी क्वेश्चन लगता है कि मैम ये भी करवा दो, तो वो भी मुझे ज़रूर बताना, ठीक है। 4 पॉइंट्स बना लो। ओके, पहले में मैं आपको बता रही हूँ यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ बेसिक सैलरी लेनी है। क्या लेनी है? बेसिक सैलरी, कि और कुछ नहीं लेना, आपको सिर्फ सैलरी का मतलब यहाँ पे बेसिक सैलरी है वो देखनी है। फिर स्टूडेंट्स मैं आपको नेक्स्ट में बताऊंगी जहाँ पर आपको बेसिक और DA दोनों ले लें, ठीक है, बेसिक प्लस DA, बेसिक भी देखना है और DA भी देखना है, दैट इज बोथ, सिर्फ ये दोनों, इनके अलावा और कुछ नहीं, ठीक है, कमीशन नजर नहीं। उसके बाद स्टूडेंट्स बात आती है जहाँ पर आपको लेना है बेसिक प्लस DA इन टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट प्लस कमीशन, कौन से वाली? परसेंटेज वाली, ठीक है। और फिर जहाँ पर BD BA CL देखना है, जो भी मैंने आपको क्वेश्चन में करवाया है। अब देखते हैं कहाँ पर क्या पॉइंट देखना है स्टूडेंट। सिर्फ और सिर्फ एक अलाउंस ऐसा है जहाँ पर हम बेसिक सैलरी को सैलरी मानते हैं और किसी चीज को नहीं, दैट इज एंटरटेनमेंट अलाउंस। कौन सा है? एंटरटेनमेंट अलाउंस, उसके अलावा और कोई नहीं। लिखो यहाँ पर एंटरटेनमेंट अलाउंस। एक मिनट रुक जाओ, आई थिंक स्क्रीन विजिबल नहीं हो रही, विजिबल हो, ठीक है, लिखो एंटरटेनमेंट, ओनली एंटरटेनमेंट अलाउंस। जिन बच्चों के पास मेरी बुक है, सो बुक में मैंने ये चार्ट दिया हुआ भी, एक बार चेक कर लेना, ठीक है। ओनली एंटरटेनमेंट अलाउंस। मैम बुक के कौन से पेज नंबर पे है? तो स्टूडेंट्स बुक के राइट पर आपको बता देती हूँ, दैट इज ऑन पेज नंबर 17। मॉड्यूल नंबर जो आपके पास इस तरह, मॉड्यूल नंबर 2 है इनकम टैक्स का, जिसमें सैलरी चैप्टर है, तो वहाँ पर इसको चेक कर लेना, ठीक है।
देखो, सो ओनली एंटरटेनमेंट अलाउंस इज द केस जहाँ पर हम इस पॉइंट को कंसिडर करते हैं। बाकी हर जगह जो है हम सिर्फ सैलरी नहीं लेते, हमारे पास ऑल पॉइंट्स भी वहाँ पर अवेलेबल हैं। फिर बात आती है बेसिक और डीए एरिया। चाहे डीए कौन से वाला, दोनों तरीके का कोई भी ले लो, वो है ग्रेचुटी का केस, जहाँ पर डीए दोनों तरीके का देख रहे हैं हम। अच्छा, ग्रेचुटी में भी कौन से वाला केस था भाई, जहाँ पर पेमेंट ऑफ ग्रेचुटी एक्ट कवर हो, ठीक है, क्लियर है। अब बात आती है जहाँ पर बेसिक, डीए और कमीशन तीनों चीजें आ रही। तो स्टूडेंट ऐसे केस में पहले तो आ गई ग्रेचुटी नॉन पीओजीए वाली, जिसमें पेमेंट ऑफ ग्रेचुटी एक्ट कवर नहीं है, नॉन पीओजीए, क्लियर। फर्स्ट तो यही आ गया हमारे पास। सेकेंड जहाँ पर हमने बेसिक, डीए और कमीशन वो भी परसेंटेज वाला देखना है, वो आता है हमारे पास लीव सैलरी, लीव सैलरी, ठीक है, जहाँ पर आपको मैंने कहा था कि एजेंसी को लीव सैलरी मिल रही है तो किस तरीके से निकालना है, तो सैलरी इसको मानेंगे। फिर हाउस रेंट अलाउंस, क्वेश्चन नंबर 1 ऑफ 30 डेज चैलेंज, यस। फोर्थ हमारे पास टोटल से आता है जब भी हमें आरपीएफ का कॉन्ट्रीब्यूशन देखना है, जैसे अभी मैंने आपको करवाया था क्वेश्चन ये भी, ठीक है, तो कॉन्ट्रीब्यूशन टू आरपीएफ। फिर स्टूडेंट्स हमारे पास बात आती है पॉइंट नंबर 5, और कहाँ पर हमने ये बेसिक डीए कमीशन वाला पॉइंट देखना है, इन द केस ऑफ बीआरएस एंड इन द केस ऑफ रिट्रेंचमेंट कंपनसेशन। वॉलंटरी रिटायरमेंट स्कीम में भी हम सैलरी यही मांगते हैं, और रिट्रेंचमेंट कंपनसेशन में भी, रिट्रेंचमेंट कंपनसेशन में भी, ठीक है। फिर नेक्स्ट आता है ऐसा कौन कौन से पॉइंट्स हैं जहाँ पर बीडी बीए सीएम को मानना है। तो स्टूडेंट्स जब भी हम रेंट फ्री अकोमोडेशन निकालते हैं, और जो हम होटल फैसिलिटी वाला निकालते हैं, होटल फैसिलिटी, ठीक है, बस इन ये 2 पॉइंट ऐसे हैं जहाँ पर हमें बीडी बीए सीएम देखना है। वो इसके बाद आपको ये डाउट कभी नहीं आएगा कि भाई सैलरी का क्या मतलब कब देखते हैं, ठीक है। अगर अच्छी लग रही है क्लासेस तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। और मैं फिर से बोल रही हूँ स्टूडेंट, इस 30 डेज चैलेंज में मेरा साथ रहो, आपके बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ पे कवर हो जाएंगे। इनफैक्ट मोस्टली सभी क्वेश्चंस कवर हो जाएंगे, ठीक है। फिर भी डाउट है, कोई भी क्वेरी आ रही है, सर डेफिनेटली यू कैन आस्क मी आउट। ओके, थैंक यू, हैव अ नाइस डे, एंड या मीट मी द डे नंबर 4 of 30 days challenge. Then